नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत मेरी अब बेहतर है पहले से, अब ठीक है वैसे तबीयत तो। चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बताएंगे लास्ट सेशन क्या आपने देखा तो आप यस लिखेंगे, नहीं देखा तो नो लिखेंगे। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी ने सेशन देखा है, ठीक है। अब वो आ जाए जिन्होंने नहीं देखा है, वो कहीं छुपने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? तो ये कोशिश करना है कि आपको सेशन एट द अर्लीस्ट अपना देखना है, बिकॉज ये जो अगले 2 दिन सेशन होने वाले हैं डेटा वाइज थोड़े से हैवी होने वाले हैं। पिछले सेशन के अंदर जहां तक मुझे याद है मैंने आपसे बात करी होगी सॉइल के बारे में। आज हम सॉइल के ऊपर जो उगने वाली फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ पर आज हम बात करने वाले क्रॉप्स के बारे में। धीरे धीरे क्रॉप्स को ये हम आगे लेके चलेंगे और कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स की बात करेंगे। उन स्पेसिफिक क्रॉप्स की बात करने के बाद हम इसी डायरेक्शन में आगे चल के ये जो चीजें, जो डेटा वाली चीजें होती है, हम इस पे खेलेंगे इस सेशन में, इससे अगले सेशन में। 2 सेशन जो है आपके इसी डायरेक्शन में लगने में। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया, आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं है, लाजवाब, बेहतरीन। चलो शुरू करते हैं सेशन को। मैं बढ़िया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी भी एकदम बढ़िया हैं। आप फटाफट से मुझे एक आंसर देंगे, वो कौन सा इलाका होता है जो कि इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, जिसकी वजह से जो मानसून है वो आपको देखने को मिलता है। अगर वहां पर जो प्रेशर है वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता तो मानसून अच्छा नहीं आता है। उस इलाके को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉकलैंड आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी मैस्करीनस आइलैंड्स, ऑप्शन नंबर सी सोमालियन आइलैंड्स। सोमालियन हाईलैंड्स होना चाहिए था, मैंने उसे आइलैंड्स कर दिया गया, जिसकी वजह से ये आपका गलत है। करेक्ट आंसर मैस्करीनस आय होगा। सोमालिया इंडियन ओशन के अंदर नहीं पड़ता है, सोमालिया अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ये बस कुछ नाम लिखे, मैं आपको इसे हिंदी में भी बता दूंगा, चिंता ना करें। ये मैं आपको पिछले क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। ऐसी कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है और गंगा को मिलती है नीचे से ऊपर जाके पटना के पास? यहाँ से गंगा नदी आ रही है, बहते हुए जा रही है और पटना के पास जाके मिलती है सोन नदी। इसी इलाके से एक और नदी निकलती है जिसका नाम कोई मुझे बता सकता है। ये आपके आगे जाती है गल्फ ऑफ खंबत की तरफ जाके पानी देती है। ये जो आपको बीच में इलाका दिख रहा है इसे अमरकंटक प्लेट्यू बोलते हैं, अमरकंटक का इलाका बोलते हैं आप इसे। ये जो यहाँ से जा रही है ये आपकी नर्मदा है। गुड इवनिंग। चलो अब आप जो भी लेट आए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तक हमने पिछली कुछ बात करी है। अब जो है मैं कुछ आपके साथ शुरू करने वाला हूँ नई चीज के बारे में बात, ठीक है। ज्योग्राफी का नया बैच देखिए, मैं आपको यही कहूंगा जो बैचेस आपके चल रहे हैं कोशिश करें आप इन्हें ही लगाएं, बिकॉज ये बड़े बैचेस है, डिटेल्ड बैचेस हैं। तो इसके अंदर आपको सारा कंटेंट हमने कवर करने की कोशिश करी है, बिकॉज सुपर प्लेटिनम का हिस्सा है। सजेशन रहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करें एंड इसी को अपना पूरा करें। चलो शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज देना। अभी के लिए आप इधर फोकस करेंगे, अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ या इन इंडिया। हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती हैं वो एक सीक्वेंस में उगाई जाती हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ 12 महीने हमारे पास होते हैं, तो हर 12 महीने के अंदर कुछ समय ऐसा होता है जब ये फसल उगती है, कुछ समय ऐसा होता है जब ये फसल उगती है, कुछ समय ऐसा है जब ये फसल होती है। जब ये साल पूरा हो जाता है तो अगले साल सेम उसी मौसम में सेम यही वाली फसल उगती है, यही वाली फसल, यही वाली फसल। यानी ये पैटर्न आपका रिपीट होता रहता है हर साल। हर गर्मियों में एक फसल हम बोएंगे, हर सर्दियों में हम एक फसल बोएंगे और जो उसके बीच का समय होगा उसके अंदर भी हम एक फसल बोएंगे। यानी ये एक पैटर्न आपका पूरा बन चुका है। हमारे को हमें जो क्रॉप उगानी होती है उसके लिए हमने पैटर्न बनाया है जिसे क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। स्टैटिक का भी क्लास ऐड कीजिए, ठीक है, आप चिंता ना करें। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखो अभी अभी आप आए हो, ठीक है, अभी आपका फ्लो नहीं बन रहा होगा। कोई हो सकता है खाना खा रहा होगा, कोई हो सकता है चाय बना रहा होगा, कोई हो सकता है चाय पी रहा होगा, कोई हो सकता है अभी अभी फोन पे बात कर रहा होगा। 5-7 मिनट के अंदर आपका जो है फ्लो पूरे तरीके बन जाएगा। अब कोशिश करें कमेंट सेक्शन खाली करें एंड स्क्रीन की तरफ फोकस करें। जो चीज आपको नहीं आती उसे एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ा करो। आप सबको पता है ये वाला पोर्शन आपका वीक है, तो कोशिश करो इसे ज्यादा ही ध्यान से अपना फोकस करते हुए पढ़ो और साथ साथ इसे निपटा दो। आप अपनी कॉपी में चाहे हेडिंग डाल सकते हैं, चाहे आप बाद में नोट कर सकते हैं। सबसे पहली जो फसल हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रबी की फसलें। दूसरे नंबर पे जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें। तीसरे नंबर पे जो है वो है जायद की फसलें। ये 3 टाइप के क्रॉप्स हमारे देश में उगती है और ये जो नाम रखे जाते हैं किसी एक क्रॉप का नाम नहीं है, ये आपका नाम है मल्टीपल क्रॉप्स जो कि एक सीजन के अंदर उगाई जाती है। जो रबी की फसलें होती है याद रखेंगे, इसे विंटर की जो रेन होती है, विंटर की जो रेन होती है वो रबी की फसलों को फायदा देती है। विंटर रेन हेल्प्स रबी क्रॉप्स। क्या इस बात को आप समझ पाए? रबी की जो फसलें होती हैं सर्दियों में उगाई जाती हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को जो होता है वो ये होता है कि कैसे याद रखें सर्दियों वाली कौन सी है, गर्मियों वाली कौन सी है। तो हम बहुत सारी इसकी ट्रिक्स होती हैं,
जैसे मन करे आप वैसे याद कर सकते हैं, हमने तो इसे इस तरीके याद करा हुआ है। जो रबी है आप ध्यान से देखें, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, आई से खत्म है, आई से खत्म है। जो रबी है उसे रज़ाई से आप एसोसिएट कर सकते हैं, रज़ाई का इस्तेमाल जो है विंटर्स के अंदर करा जाता है। तो ये जो फसलें हैं आपकी सर्दियों के अंदर उगाई जाती है। जब रज़ाई का इस्तेमाल करते हैं तब इसे शुरू करते हैं, जब रज़ाई हटती है तो उस केस में आप कहेंगे इन्हें भी आप काट देते हैं। यानी जो रबी की फसलें होती हैं, अगले पेज पे लिख देता हूँ, रज़ाई मतलब क्विल्ट, यही बोलते हैं अंग्रेजी में रज़ाई को, क्विल्ट बोलते हैं। स्पेलिंग सही है? चलो जी, पास हो गया, बढ़िया। कौन ही बोलता होगा अपने देश में क्विल्ट देना, ऐसे ही 200 रुपए बढ़ जाएंगे, कोई कहेगा दुकान पे जाके। तो रबी की फसलों की बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दीज आर विंटर क्रॉप्स। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, विंटर रेन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। सोन यानी बोई जाती है अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास, और इसे जो काटा जाता है, जब आप कहेंगे हार्वेस्टेड, ये काटा जाता है मार्च अप्रैल के आसपास। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी इसे बोया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, काटा जाता है मार्च अप्रैल के आसपास। और इस चीज को ध्यान रखना कि इसी के बीच में फसल आपकी उग रही होती है, ठीक है। अब ये वैरी कर सकता है, किसी का अक्टूबर हो सकता है, किसी का नवंबर हो सकता है, कि और काटने में किसी का मार्च एंड हो सकता है, मार्च शुरुआत हो सकती है, अप्रैल शुरुआत, अप्रैल एंड हो सकता है। यानी आप इस तरीके से समझे, इस समय फसल काटी जा रही होंगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस समय फसलें काटने का समय आ गया होगा। आपने सुना होगा कि जब आप कभी मान लेते हैं ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्पेसिफिकली फसल काटने के लिए पंजाब साइड से टू एंड फ्रो करते हैं। उन्हें स्पेसिफिकली बुलाया जाता है इस पॉइंट पे, बिकॉज फसल काटना एक लेबर इंटेंसिव काम है हमारे देश में। अब तक मशीनें हैं लेकिन फिर भी इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उन्हें स्पेसिफिकली बुलाया जाता है, और उसी के हिसाब से बाद में वापसी भी आती है। अब ये जो फसलें हैं ध्यान रखेंगे, इसे जो बोने का टेम्परेचर होता है वो करीब 12 से लेकर 15 डिग्री के आसपास तक होता है, और काटने का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री के आसपास, 30 से 32 डिग्री के आसपास आप टेम्परेचर कह सकते हैं। फसलें बोने का समय होता है 12 से 15, काटने का समय होता है 30 से 32। और ये कौन कौन से इलाके में उगाई जाती है? ये नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर आता है, जिसमें आपका पंजाब आता है, जिसमें आपका हरियाणा आता है, जिसमें आपका उत्तराखंड आता है, और जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है। ये जो इलाका है मेनली आपका, यहाँ पर जो है रबी की फसलें उगाई जाती है इस मौसम के अंदर। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। विंटर क्रॉप्स, विंटर रेन इसकी मदद करती है। इसे बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, काटा जाता है आप कहेंगे मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है। यानी जब आपको शायद याद होगा, जब हाफ ईयरलीज होते हैं, हाफ ईयरलीज के समय से बोया जाता होगा, और जब फाइनल्स आपके होते हैं उस समय से काटा जाता होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो मैंने नहीं लिखे, बिकॉज हरियाणा आ गया तो कुछ इलाका राजस्थान का भी आएगा, हो सकता है कुछ इलाका आपका आगे बिहार का भी आए। अब देखो, आपको प्लीज समझना होगा कि जो इलाके मैंने लिखे हैं ना, ये कुछ नाम लिखे, कुछ नाम मैं आपको आपके लिए लिख देता हूँ मेनली। क्योंकि आप सबको पता है पेपर यहाँ से नहीं, ये सीबीएसई 12वीं कक्षा का पेपर नहीं कि आपको मैप पे बनाना होगा कहाँ तक, है ना। अपने को बस ये समझना है कि 10 नाम में लिख दूंगा, कोई भी याद नहीं होगा, तो सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं जो कि सबसे क्रूशियल है, जिसमें आपका पंजाब हरियाणा आता है और एक यूपी आता है। फिर भी मैंने 5 अपनी तरफ से लिख दी। अगले पेज पे अब मैं आपसे बात करता हूँ खरीफ की फसलों की। कोई बात नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बाद में देख लेना। खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, इसे कई तरीकों से याद करा जाए। इसके एग्जांपल्स भी मैं एक साथ लिखूंगा जितने, तो चलो मैं पहले इसके एग्जांपल लिखवा देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ राबी या रबी क्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं, उसके बाद मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? हल्दी या सरसों? सरसों, बिल्कुल सही। जो हल्दी होता है वो क्या होता है? वो टर्मरिक होता है। गेहूं हो गई आपकी, ये जो आपका सरसों हो गई, ग्राम हो गया। देखो ग्राम ना एक जनरल शब्द है, ग्राम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मेनली जो ग्राम है रबी में आता है। कुछ टाइप के आपके जो चने हैं, आप बेसिकली ग्राम जिनके लिए शब्द का इस्तेमाल करा था वो खरीफ भी होते हैं, बट लार्जली रबी में ही हम कवर करते हैं ग्राम को। इसके बाद आलू, याद होगा सर्दियों में घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है, वॉक पे जाते ही नहीं है, आलू हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, है ना। हर सर्दियों की शुरुआत में हम सोचते हैं कि इस बार मैंने जैकेट पहनी है। जब ये सीजन खत्म होगा तब मोहल्ले वाले देखेंगे अरे लड़का तो बहुत पतला हो गया। दोस्त क्या कर सकते हैं, आप तो बिल्कुल ऑन टारगेट थे, एसएससी बीच में आ गया आपके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना। वीट, मस्टर्ड, ग्राम, आलू। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आपके यहाँ पे ड्राई जो आपका बाल्ले होता है, ये इसी के अंदर आता है। और दालें जो है काफी सारी इसके अंदर आती है। मसूर की दाल आपने शायद सुनी होगी, वो इसके अंदर आती है। कुछ दालें हैं जो इसके अंदर आती है। जो मुद्दे की बात ध्यान रखनी है वो आलू को मैं चेंज करके जरा पोटैटो लिख देता हूँ, कहीं यार सर आलू लिखा है, पोटैटो इसके अंदर आता है आपका। ग्राम आता है, वीट आता है, ये 3-4 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप समझ गए। बाल्ले क्या होता है, कोई बता सकता है?
जनरली हार्वेस्टिंग का होता है बेटा, बाकी अभी तरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहेगा। देखो गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जौ बाजरा बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बाजरा हो गया बिल्कुल। गलत हो जाए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना चाहिए बस ये है, बाकी तो हो सकता है कुछ और फ्रेमिंग हो। बाकी सवाल तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मन को थोड़ा शांत करो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ग्राम आपके लिए लिखा है, ये चना आपका कवर करता है और बहुत सारे तरीके की दालें भी जो है कवर करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ और लिखो सर कहाँ गए? अरे बेटा तुम कहाँ गए सब लोग? आई होप यू अंडरस्टैंड जितेंद्र, मैं इसे बाद में क्यों लिखवाने वाला था। आगे चलते खरीफ की फसलों की बात करते हैं। ये जो खरीफ की फसलें याद रखेंगे, इसे कई लोग ऐसे भी याद करते हैं, खरीफ बोले तो खीरा, ऐसे वो याद करते हैं और फिर उसके बाद वो खीरे को जायद पे टिक करके आते हैं। मतलब उनका अलग ही मुझे लॉजिक लगता है बिल्कुल, कि वो खरीफ को खीरे से याद करेंगे जो कि जायद क्रॉप है। ये भी सही है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर में फिर राम भरोसे गाड़ी है। ये जो खरीफ की फसलें होती है याद रखेंगे, ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे उगाई जाती है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे इसे उगाया जाता है, याद रखेंगे। और ये जो आपका है, दीज आर सोन इन जून जुलाई। जून जुलाई के महीने में इन्हें बोया जाता है और इन्हें हार्वेस्ट करा जाता है, इन्हें काटा जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। यानी गर्मियों में बोया जाता है खरीफ की फसलों को, और सर्दियां जब शुरू होती हैं तब इसे काटा जाता है। जब मॉनसून आता है, यानी जब बारिश का सीजन आपका चालू होने वाला होता है, तब जनरली इसे बोया जाता है और इसे काटा जाता है जब सर्दियां शुरू होने वाली होती है उससे पहले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फसल जो आती है वो आती है आपकी चावल, याद रखेंगे। और आपका आता है जवार, मेज, कॉटन, जूट, और सर यहाँ बता दूं कैपिटल और बोल्ड में लिखता हूँ, बाजरा यहाँ आएगा, और मूंगफली इसके अंदर आती है, और आ सकता है इसके अंदर दालें, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब इसके अंदर आती है। जूट हो गया, ये हो गया, ज्वार बाजरा सब हो गए मेनली। कुछ और लिख देते हैं, चलो तूर दाल आपने सुनी होगी, मूंग दाल आपने सुनी होगी, और इसके अलावा सोयाबीन आपने सुना होगा, वो इसी के अंदर आता है, और ग्राउंड नट इसके अंदर आता है। काफी है इतना। तुर नहीं सुना, कोई बात नहीं। तुर नहीं सुना, अरे वो गाना सुना होगा तुर जाना मैं दिनाल तुर जाना, वो वाला तुर नहीं है, तुर की दाल होती है, दाल होती है, तुर दाल आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी कोई बात नहीं, जाने दो, गोली मारो। खरीफ की जो फसलें होती हैं ये ध्यान रखेंगे, ये आपकी मानसून की शुरुआत के समय उगाई जाती है। अरहर की दाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब बढ़िया है, सब बहुत सारे नाम होते हैं सेम दाल के। सोन इन जून जुलाई, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। इलाके देखें, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और आंध्रा वाला इलाका भी पूरा आता है, आंध्र प्रदेश आप लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके कवर होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक बात समझनी होगी बेटा, कि बहुत सारे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने केरल को कहीं नहीं लिखा, मैंने राजस्थान लिखा ही नहीं, मध्य प्रदेश लिखा ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं करा बिकॉज हम कोई स्कूल का पेपर देने नहीं जा रहे हैं। आपको समझना होगा पेपर जो पूछता है वो क्या पूछता है। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो हमें उस हिसाब से चीजों को तैयार करना होगा, है ना। मेनली वालों को ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज वहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि 3 नंबर का सवाल है, चलो तीसरा पॉइंट में लिखो, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ी पूछेगा। जनरली जो आपको सवाल याद करना होगा यही लाल वाला याद करना होगा। बाकी तो इसमें चावल पूछ लेगा, बहुत पूछ लेगा, कॉटन पूछ लेगा, बहुत ज्यादा पूछ लेगा, तो जूट पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा। पेपर में तुर पूछ लेना है तो वैसे भी याद नहीं रहना है उसमें, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो सबसे पहले वो पढ़ें जो ज्यादा काम का, उसके बाद जो चाहे आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। अगले नंबर पे आता है जायद क्रॉप्स। इन सेशंस में जनरली टर्बुलेंस बहुत आता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो बच्चे को आधी अधूरी पता होती है, तो जो उसे पता होती है वो वही लिखता रहता है, और पहले भी उसे उतना ही आता है जितना उसे सेशन के बाद आता है, क्योंकि वो अपनी गा रहा होता है, यहाँ मैं अपनी गा रहा होता हूँ, ऐसे ही जो है सेशन खत्म हो जाता है। जायद क्रॉप जो आपकी होती है शॉर्ट सीजन क्रॉप्स होती है, ये ध्यान रखिए, पेपर का आपका सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज शॉर्ट सीजन क्रॉप्स, इस बात को ध्यान रखिए। दीज आर सोन इन मार्च, मार्च में इसे बोया जाता है और जून में इसे काट लिया जाता है। यानी रबी की फसलों के बाद और खरीफ की फसलों से पहले जो बीच का दौर होता है, ये होता है जायद की फसलों। अब इसे कई लोग बहुत अलग अलग तरीके याद करते हैं, RZK ऐसे याद करते हैं, जैसे कि उन्हें याद रह जाएगा, RZK ऐसे बोलेंगे। और अब याद करनी है तो रजाक को याद रखो, अगर सच में ट्रिक बनाना है तो रजाक से बनाओ ना, कम से कम याद तो रहे आपको कि रजाक,
यानी आपका र से हो गया रबी और ख से हो गया खरीफ और ज से हो गया आपका ज़ायद। ट्रिक्स बनाओ तो ऐसी बनाओ जो सच में काम करे, ठीक है? ये दीज़ आर सोन इन मार्च, हार्वेस्टेड इन जून। जनरली इसके अंदर कुकुम्बर जो कि खीरा है वो आता है और हरी सब्जियां आती हैं। हरी सब्जियां जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसके अलावा आपका मस्क मेलन, मेलन, वाटरमेलन ये सब आता है, खरबूजा, तरबूज, ये सब चीजें आपको इस दौरान जो है देखने को मिलती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जब जी हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा अनुषा, जब नया तरबूज आता है तो बड़ा महंगा होता है वो, शुरू में 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो और बाद में बहुत ही सस्ता हो जाता है, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। मतलब ये तो अब तरबूज बहुत महंगा आने लगा। पहले तो तरबूज 1 रुपए किलो के आसपास होता था, 1 रुपए, सवा रुपए, बहुत हुआ तो 1.5 रुपए, 2 रुपए किलो होता था। आजकल तो बहुत महंगा हो गया तरबूज जो है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तरबूज आप समझते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं। और पहले तरबूज जो आते थे वो दूसरे आते थे, प्रिंट वाले आते थे, लाइनिंग वाले। और अब जो है बिल्कुल सिंगल कलर आ रहे हैं। अब जो है तरबूज जो है बदल गया है। अब भी दोनों आते हैं लेकिन अब जो है नए वाला जो तरबूज है, मैंने 1 रुपए किलो की तरबूज खरीदा है, खुद खरीदा है। मतलब 10 रुपए का तरबूज ले लोगे तो तुम उससे लड़ने जा सकते हो, ये मान लो। बस ये देख लेना कि तुमसे खुद से उड़ जाएगा। आगे चलते हैं, हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करा है। अब एक-एक करके जो ये फसलें हैं, इन्हें डिस्कस मैं आपके साथ कर रहा हूँ। फसलें जो है मैं एक-एक करके वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यानी खरीफ के अंदर जो काम की फसल है वो, और आपका जो ज़ायद की फसल है उसके अंदर काम की जो फसलें हैं वो, और आपका इसके अलावा जो आपकी रबी की फसलें हैं वो। इन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्या आप पूरे तरीके तैयार है बेटा? अच्छा, कोशिश करना देखो आज के सेशन पे फोकस मत अपना हटाना, बिकॉज़ ये सेशन क्या है कि थोड़ा-सा भारी सेशन माना जाता है। स्टेट्स बताऊँगा इनका, मुझे बताएँ बेटा, एक बात बताओ, क्या सब अलग-अलग राज्यों में नहीं उगाई जाती होगी? अगर चावल की बात करूँ तो चावल थोड़ा-सा अलग नहीं उगाया जाता होगा जूट से? भई जूट का इलाका अलग है चावल से। तो एग्ज़ैक्ट इलाके तब बताऊँगा जब मैं आपको फसल बताऊँगा। जैसे कि मैं शुरुआत अब आपके साथ कर रहा हूँ यहाँ पर नए पेज से, राइस की। अब यहाँ पर हम जो है राइस की बात जो है मैं शुरू करता हूँ आपके साथ, ध्यान से आप समझें। ये जो आपका राइस होता है, ध्यान से समझें। ये एक टाइप की कैसी फसल है? ये एक टाइप की, बताएँ भाई कौन-सी फसल है? कोई बता सकता है? थोड़ा-सा लैग कर रहा है। ये रबी है, खरीफ है। बस हो गया ही। ये तो यार इनका है नहीं, और इन्हें जानना है कि बस सबकी अलग-अलग बताओ कौन-सी कहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ पर तो इनका हाथ टाइट हो रहा है। खरीफ की फसलें हैं। तो यही कह रहा हूँ, पहले काम की चीज़ पढ़ लो, बाकी बाद में पूछते रहना। ये खरीफ फसल है। और याद रखेंगे हमारी होती है स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि किसी को भूख लग रही है तो एक चावल से उसके मुंह पे आप स्टेपल कर सकते हो। कवि के माध्यम से यस, बिकॉज किसी को भूख लगी है तो आप उसे चावल बना के दो और सच में उसके मुंह पे ताला लग जाएगा, बिकॉज उसका पेट जो है पूरे तरीके भर जाएगा। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब ये हो गया कि जो खाना मेनली पकाया जाता है उसके अंदर जो खाने वाला पोर्शन है फूड बोलते हैं, वहां पर गेहूं और चावल की दो ऐसी फसलें हैं जो कि आपका पेट भरती हैं। कई लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती जिसे आप बोलते हैं, कई लोग चावल खाते हैं। तो जो चावल खाते हैं जनरली वो कुछ लोग कुकर में बना के खाते हैं, कुछ लोग उसे पतीले में बनाते हैं, कुछ माइक्रोवेव में बनाते हैं, कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो चावल को बनाने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे फेंक देते हैं। कई तरीके अलग-अलग होते हैं चावल बनाने के। और कई लोग होते हैं 2 चपाती खा ली, साथ में चावल खा लिया, कहीं 4 चपाती के बाद चावल खा लिया, कहीं 6 चपाती के बाद चावल खा लिया। सबके अपने-अपने जो है फंडे होते हैं। राइस जो होता है स्टेबल फूड क्रॉप है, ध्यान रखेंगे, और खरीफ क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसे उगाने के लिए ये मानसून पे डिपेंडेंट है, बिकॉज़ ये पानी जो है बहुत ज़्यादा माँगती है। राइस का मतलब होता है चावल। चावल जो है एक ऐसी फसल है जिसे खाने के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, और ये जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है। यानी बारिश अगर नहीं होगी तो चावल की फसल अच्छे से नहीं उगेगी, बिकॉज़ चावल को काफ़ी भारी मात्रा में जो है पानी चाहिए होता है। कोशिश करें इधर फोकस करें। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, राइस एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट है राइस, ये छोटी-सी बात आप ध्यान रखेंगे। और दुनिया के अंदर जो चावल आपको उगाया जाता है, वर्ल्ड में मैक्सिमम चाइना उगाता है चावल। कह सकते हैं बिल्कुल विवेक, कोई मनाही नहीं है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो चावल उगाया जाता है वो उगाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसके बाद यूपी आता है, उसके बाद आपका पंजाब आता है, उसके बाद आंध्रा वगैरह आता है। अपने को मुद्दे वाली बात 1 या 2 ही याद कर दें, कॉपियाँ नहीं भरनी है, मुद्दे की बात याद करनी है। कई तरीके के चावल होते हैं, आप मार्केट में देखेंगे, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के चावल आप मार्केट में देखते हैं। और आपने शायद सुना होगा डबल चाबी, 11-21, बासमती, बहुत सारे अलग-अलग वैराइटीज़ होते हैं। वो सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। चावल जो आपका होता है खरीफ फसल है, पहली बात। स्टेपल फूड क्रॉप है, दूसरी बात।
मॉनसून मॉनसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। चौथी बात ट्रॉपिकल प्लांट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल जो है आपका उगाया जाता है कहाँ पर? चाइना में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल जो उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में, फॉलोड बाय यूपी में। अब आप यहाँ पर मुझसे जो दुनिया भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वो सवाल जो है थोड़े-से आप समझिए, ये हाथों-हाथ वाले आंसर गूगल बाबा दे पाते हैं, हम नहीं देते, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन टैब आपके पास है, आप उसमें भेजें। आप मुझसे पूछेंगे सर ये पीले चावल कैसे बनते हैं? ये लाल चावल कैसे बनते हैं? काले चावल क्या होते हैं? ब्राउन चावल क्या होते हैं? मीठे चावल क्या होते हैं? स्टार्च निकालने के लिए क्या करूँ? पानी को फेंक दूँ, पी लूँ? कुछ मत करो, हाथों को साइड कर लो, ठीक है? और पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। राइस एक खरीफ की फसल है, स्टेपल फूड क्रॉप है, याद रखेंगे। मॉनसून डिपेंडेंट है, मॉनसून यानी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके उगने के लिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूखा पड़ सकता है, चावल पूरी तरीके खराब हो सकते हैं। ये आपको ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब है नियर ट्रॉपिक्स आपको ये उगता हुआ दिखता है। इसी वजह से चाइना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, चाइना और इंडिया का। और क्योंकि ट्रॉपिक के पास वाले कुछ देश हो गए हैं। अगले नंबर पे आती है गेहूँ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस। ये एक टाइप की रबी की फसल है और इसे उगाया जाता है, आपको पता ही है, अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और मार्च में इसे काटा जाता है। इसे भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। ये भी एक टाइप की इरिगेशन क्रॉप है, यानी इसे पानी आप आर्टिफिशियल तरीके इरिगेशन के माध्यम से पानी देते हैं तो काफी अच्छे से आपको गेहूं जो है उगती हुई दिखती है। ये ध्यान रखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपका गेहूं है वो उगता है चाइना में। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है यूपी के अंदर। यूपी के बाद जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ आपको देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी आपको देखने को मिल सकता है। हरियाणा भी मना नहीं करूँगा, चौथे नंबर पे आप हरियाणा को भी लिख सकते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको गेहूँ का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब देखो इसमें अपने देश की बुराई करने वाली बात नहीं है, बट एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से ज़रूरी है। वो ये है कि चाइना सब काम कर रहा है लेकिन प्रोग्रेस भी कर रहा है ना? यानी चाइना का प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस थोड़ा-सा क्लियर है। हमें भी अपना प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस थोड़ा-सा क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम डेफिनिटली हम जो अपने पड़ोसी हैं उनसे लड़ेंगे, सारी बात करेंगे, बट साथ-साथ अपना देश भी जो है आगे जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम पॉपुलेशन पे दूसरे नंबर पे हैं, एरिया में 7th नंबर पे हैं और यंग पॉपुलेशन में आप कहेंगे दुनिया में पहले नंबर पे हैं और एक्टिव पॉपुलेशन में पहले नंबर पे है। सर्विस हमारे पास टर्शियरी सेक्टर इतना बड़ा है, जब इतनी सारी चीज़ें अपने पास है, तो हम अधिकतर रैंकिंग्स में 100 के ऊपर क्या कर रहे हैं? हैरानी की बात ये है, क्योंकि हमें कायदे से जो है आपका जब हमारा सब कुछ टॉप 10 में है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम हर एक डेवलपमेंट के केस में भी जो है टॉप 10 में ही हमारे जो है होने ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलो उम्मीद है आगे जाके ऐसा बिल्कुल होगा, बस उम्मीद करते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, टोटल प्रोडक्शन यहाँ का ज़्यादा है, लेकिन जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वो पंजाब का ज़्यादा है। छोटी-सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ यूपी में मान लेते हैं इतना बड़ा इलाका है और इसमें 10 गेहूँ के पौधे उगाए जाते हैं, तो पंजाब में थोड़ा छोटा इलाका है और यहाँ पर 5 उगाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि देखने में गिनती में तो 10 ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे पर हेक्टेयर में कितना है या पर एरिया में आपको कितना देखने को मिलता है, तो उसमें पंजाब जो है वो यूपी से काफ़ी आगे है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब शायद आपको याद होगा एक चीज़ होती है जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये आपकी बात है 1960s के आसपास की बात है। आपको पता होगा उस समय जो हुआ था, एक बार ड्रॉट आई थी, सूखा पड़ गया था पूरे तरीके। और उसके साथ-साथ हमारा वॉर भी था, आपको पता ही होगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया भर से तो हम लड़ रहे थे। 62 में चाइना, 65 में पाकिस्तान। तो उसके चक्कर में क्योंकि हम लोग वहाँ पे बिज़ी थे, जो प्रोडक्शन था वो हमारा काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया था। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, कुछ अलग से सीड्स को अपनाया था जिसका यील्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यानी जो कि कितना आपको आउटपुट दे सकता है। जैसे ये जो सेशन है इसका यील्ड अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाए। हम इन अच्छी यील्ड वाली को बोलते थे HYV सीड्स। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यानी इन बीजों का इस्तेमाल करके जो पैदावार है वो पहले से हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली और हम कहेंगे ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो आपको बदलाव देखने को मिला, ये रेवोल्यूशन एक ग्रीन रेवोल्यूशन था। और मेनली ये जो आपका है, ध्यान रखेंगे, इससे हमारे प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। इसे नोट कैसे करें मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। मैंने आपको ये बताया है कि 1960s के समय हमारे देश के अंदर, आपको शायद पता होगा कि अभी आप नोट ना करें, अभी बस मेरी बात को ध्यान से सुनें। सूखा पड़ने की वजह से और हमारे जो वॉर्स थे उनके चक्कर में हमारे देश में जो है प्रोडक्शन की कमी हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ करा जाए कि सीड्स को चेंज करा जाए और उन बढ़िया क्वालिटी के जो सीड्स का इस्तेमाल हमने करा, तो उसमें आपको जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अब कुछ डेटा पे खेल लेते हैं।
कुछ वन ऑफ द रीजंस है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अजय जो चावल है वो बहुत ज्यादा पानी मांगता है, तो ये आप कहेंगे कौन होते हैं किसी चीज के, यानी किसी चीज के फायदे हैं और किसी चीज के नुकसान भी है, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वन ऑफ द रीजंस आप इसे कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन की डिटेल्स के बारे में। एक तो ये नादान बच्चे जो हैं, ये सच में ही बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे सर ने तो ऊपर ऊपर से बता दिया। अभी तो मैंने भूमिका बांधी थी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 में, और ये वहां पर हुई थी। आप मेक्सिको आपने सुना होगा शायद, मेहिको भी इसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन मेक्सिको ही हम बोलते हैं इसे। टाको मेक्सिकाना होता है, टाको मेहिकाना तो नहीं होता है ना, तो टाको मेक्सिकाना जो है मेक्सिको से एसोसिएटेड हो सकता है। यूएसए के ठीक नीचे वाला इलाका हो गया है। अगर मैं यूएसए आपके सामने बना के आपको दिखाता हूँ, मान लेते हैं इस टाइप से कुछ, ये यूएसए हो गया आपका, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन आपका मेक्सिको होता है, और ये ऊपर की तरफ आपको कनाडा देखने को मिलता है, दिस इज कनाडा। ये नीचे वाला इलाका और ये यूएसए वाला इलाका, ये आपका यूएसए और कनाडा हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे जो मेक्सिको और यूएसए आपका है, यहाँ पर एक इंसान था, नॉर्मन लुइस, नॉर्मन बोरलॉग। ये जो इंसान था, इस इंसान ने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, और ये देखो नाम है बस, ये हरित क्रांति लिखा है आपका ऊपर, हरित क्रांति। और इस इंसान का नाम देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, नॉर्मन बोरलॉग, और इसकी 2009 में मृत्यु हुई है, ये भी छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है बड़े फेमस हो गए। मेक्सिको प्लस यूएसए का मतलब ये वाला जो आपका इलाका हो गया, यहाँ पर इस पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करा गया था, वैसे समझ लें, तो इसलिए दोनों के दोनों देश जो है इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या नोबेल प्राइज होता है कोई भी, नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इन्हें दिया गया था क्या, नोबेल पीस प्राइज 1970 में, क्योंकि इन्हीं की वजह से मोर देन 1 बिलियन, बिलियन बोल रहा हूँ मिलियन नहीं, मोर देन 1 बिलियन पीपल सर्वाइव्ड, भूखे नहीं मरे दुनिया में 1 बिलियन लोग, क्योंकि इन्होंने इन नए तरीके के बीजों का आप कहेंगे खोज कर दी थी, और इसी वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है नॉर्मन बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम करने के लिए। और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है आपका, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, नोबेल 1970 में, याद रखिए। इसके साथ साथ यूएसए में एक सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, सबसे ऊंचा मेडल होता है, जिसे आप बोलते हैं मेडल ऑफ फ्रीडम, शायद आपने सुना होगा। ये हर साल जब ओबामा ने बाइडेन को भी दिया था और एलन को भी दिया था, बहुत सारे लोगों को दिया गया था। ये मेडल ऑफ फ्रीडम जो है, एक आप कहेंगे सबसे ऊंचा एक आप कहेंगे अवार्ड होता है, या आप कहेंगे एक मेडल होता है, मेडल ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, याद रखेंगे, यूएसए से एसोसिएटेड है। ये यूएसए ने इन्हें सम्मान के रूप में दिया था, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये किसे दिया है, नॉर्मन लुइस को। इसी बहाने स्क्रीन पर ध्यान तो जाता है आप लोगों का। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग को जो है ये अवार्ड दिया गया, बट इंडिया में एक और इंसान है जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम करा है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एमएस स्वामीनाथन, ये आप ध्यान रखेंगे, जो एमएस स्वामीनाथन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। और याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से संबंधित एक इंसान है, तो एक बोरलॉग प्राइज भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो यूएसए देता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बस ऐसे ही है अपना, या ये ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये हो गया एक बोरलॉग अवार्ड है, या प्राइज आप इसे बोल सकते हैं, ये दिया जाता है यूएसए के द्वारा एग्रीकल्चर की फील्ड में। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, पक्की बात। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1966-67 के बीच में स्टार्ट हुआ है बाय एमएस स्वामी नाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1963 था, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ सारी बात। देखिए 63, 64, 65 ये जो दौर था, देखिए शिवा एक दिन नहीं होता, इस मतलब बेसिकली यहाँ पर काम चला है उस पे। आपको ऑप्शन में 60 से लेकर 65 जो दिखे सब चल जाएगा, जनरली 65 वाइडली एक्सेप्टेड है। 65 में काम शुरू हुआ, धीरे धीरे वो इंडिया तक भी पहुंच गया 66, 67 तक, और इंडिया में जो है स्वामीनाथन जी ने इस पर बहुत ज्यादा काम करा, याद रखेंगे इस बात को। और धीरे धीरे जो है कहानी आपकी आगे चली, और इंडिया में मेनली कौन सी दो फसलें थी,
नहीं नहीं, इनके नाम पे, इनके सम्मान में जो है शुरू करा गया बॉलो प्राइस, याद रखेंगे। जो आज मान लेते हैं आप एग्रीकल्चर में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, आप एग्रीकल्चर में बहुत ही बढ़िया कुछ काम करते हैं, तो उस केस में आप कहेंगे कि आपको अवार्ड मिल सकता है। मान लेते हैं आप आलू से सोना बना देते हैं, तो उस केस में आपको मैं बॉलो प्राइस दूंगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप नहीं बना पाएंगे, अब यहाँ क्या ही कर रहे होंगे अगर आपको आता होगा तो। अब ये चीज को ध्यान रखेंगे, कुछ अलग अलग पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए। कल्याणी सोना और सोनालिका, ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस यही तो बस नहीं लिखना था, यही तो नहीं लिखना था, यही तो तुमने पाप करा। तभी तो मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने बिल्कुल, मैं बोलूंगा ही नहीं, फिर ऐसी चटपटी बातें, ऐसे कैसे काम होगा दोस्तों, ऐसी बातें नहीं लिखते। देखो, कल्याणी सोना जो आपका है, सोनालिका, कल्याणी सोना और सोनालिका, ध्यान रखेंगे ये दो अलग अलग, आप कहेंगे हम राइस की, वीट की वैरायटी लाए मेक्सिको से, हम वहां से आइडिया लेके आए और हमने यहाँ पर तो इंडियन वैरायटीज तैयार करी। कौन कौन सी? एक सोनालिका और एक कल्याणी सोना, याद रखेंगे इंडियन वैरायटीज हमने तैयार करी, और हमने कहा इसे उगा के देखते हैं। हमने इसे कहा उगा के देखते हैं। ठीक है, और ये चीज को ध्यान रखेंगे, यूपी, बिहार और यूपी, पंजाब और हरियाणा, यहाँ तीन इलाकों में यहाँ पर उगाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पानी जो था बढ़िया मात्रा में था, और बल्ले बल्ले हो गई, मजा आ गया। अब इससे प्रॉब्लम ये हो गई, क्योंकि पंजाब हरियाणा जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया से काम करा, यूपी में भी काम करा, यहाँ से जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की स्थिति जो है डेवलप होने लगी। आप सबको पता होगा शायद, जो पंजाब हरियाणा है ये बहुत आगे है। ये जो किसान है, मतलब आप किसान और गरीब ये वर्ड एसोसिएट नहीं कर सकते। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि किसान है तो गरीब हो, मतलब ऐसा ये कौन सा लॉजिक हुआ? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, मतलब जबरदस्ती की बात हुई कि मतलब आप किसान भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है? आप फसल बो रहे हो, अच्छे से बोते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, उसमें क्या हो गया? तो यहाँ पर आपने शायद सुना होगा कि बात बात पे जो इन किसानों के जो बच्चे हैं, नॉर्मल आप हरियाणा पंजाब की अगर बात करता हूँ, गए हैं जाके, चलो रेंज रोवर खरीद लाते हैं, फॉर्च्यूनर ले आते हैं, चलो आज शाम का क्या प्लान है, कुछ नहीं, जरा थार लेके आए हूँ। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके पास किले होते हैं। किले का मतलब शायद आपको पता होगा, यूनिट ऑफ लैंड होता है, जो जमीन है यहाँ पे किलो में नापी जाती है, कितने किले जमीन है, कितने एकड़ जमीन है, कितने बीघा जमीन है। तो ये जो आपका हो गया बेसिकली, इस इलाके के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ये बहुत अच्छे से आपका काम करने लग गया। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ गए? इतना एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने का कोई खास फायदा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। अब अगले नंबर पे आती है आपकी कॉर्न। हो स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, नहीं नहीं स्वीट कॉर्न ही ठीक है। कॉर्न जो होता है, इसे आप मेज के नाम से भी जानते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको मॉल में देखने को मिलती है। उसके अलावा कहाँ देखने को मिलती है सर? ये मक्का जो होता है खेतों में उगाया जाता है, ये एक टाइप की खरीफ की फसल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका खरीफ की फसल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं एक्चुअली गोविंद प्लान कर रहा हूँ बेटा, आप चिंता ना करें, मैं आपको कोशिश करता हूँ 2-4-5 दिन में इसका अपडेट देता हूँ। ये वैरायटी थी, वैरायटी ऑफ वीट थी आकाश, जो कि हमने बेसिकली वहां से आइडिया उठाकर इंडिया के हिसाब की दो अलग अलग टाइप के हमने बीज बनाए, सोनालिका और आपका कल्याणी सोना। नाम ऐसे क्यों रखते हैं हम? आप बताएं, हम ऐसे नाम क्यों रखते हैं, मुझे बताएं। कल्याणी सोना, सोनालिका, हम ऐसे नाम क्यों रखते हैं, बताएं। शी जिनपिंग क्यों नहीं रखा हमने? क्योंकि अपनापन लगे, बिल्कुल सही। ये साइकोलॉजी है कि आपको ऐसा नाम रखा जाएगा आपके लिए जिससे आपको सुन के ऐसा लगे पहले से यही का है। सोनालिका ट्रैक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, कल्याणी सोना को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों में सोना आ गया। सोना का मतलब एक तरीके से फसल आपकी जो है सोना बोएगी, यानी पैसा कमा के देगी। और कल्याणी सोना, कल्याण का मतलब भला, सोने का मतलब गोल्ड, यानी अगेन भला होगा, पैसा आएगा। नाम इस तरीके रखे जाते हैं कि जो आम आदमी है, जिसे कुछ भी नहीं पता, वो भी इनसे एसोसिएट कर पाए। आगे चलते हैं, कॉर्न, मेज, मक्का, खरीफ फसल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अब इसका जो सबसे ज्यादा ये बोया जाता है, वो यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा उगाया जाता है वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर जो ये है, ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और कॉर्न का जो काम होता है ना, बहुत जरूरी भी होता है कॉर्न, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। आपने शायद सुना होगा कि जो पॉपकॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न स्पेसिफिकली, कुछ पॉपकॉर्न ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी पॉपकॉर्न माने जाते हैं। ये मतलब मेरा एक कुछ जानने वाला है, शॉर्ट में आपको कहूंगा, उसका इसका काम है थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल पे। और मतलब इसकी जो सीड होते हैं ना, वो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नॉर्मल पॉपकॉर्न होगा, उसका जो जब वो पॉप करेगा तो पूरे तरीके फट जाएगा, शायद आपने नोटिस करा होगा। जो उसकी शेप खिल के आती है वो भी मैटर करती है। और जो यूएसए का सीड होता है, वो बिल्कुल गोल होगा, यानी बिल्कुल गोल, समझ गए, इस टाइप से होगा। और जो मान लेते हैं जो लो क्वालिटी होगा, मान लेते हैं चाहे आपने कनाडा से खरीदा है या कहीं से भी खरीदा है, तो वो आपको हल्का सा इस टाइप का, समझ गए ना, किस टाइप का हो जाएगा, ऐसा सा आपको दिखेगा।
यहाँ पे मतलब ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कई लोग जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसे बाहर से इंपोर्ट करती है स्पेसिफिकली सीड्स को, और यूएसए का जो कॉर्न है ये बहुत ज्यादा फेमस भी माना जाता है। आगे चलते हैं, खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कभी आपने कैरामल पॉपकॉर्न्स खाए? कैरामल पॉपकॉर्न्स नहीं खाए, कोई बात नहीं, बड़े मौके आएंगे, चिंता मत करो। ये इसमें क्या होता है, पॉपकॉर्न के ऊपर चाशनी जैसा कुछ लगा दिया जाता है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के साथ ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में होते हैं। तो ये जो आपके होते हैं ये भी आप कहेंगे स्पेसिफिकली कुछ सीड्स होते हैं जिनसे ही बनाए जाते हैं। चलो खैर आगे चलते हैं, इतना डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे। यूएसए जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाता है, कर्नाटक जो है आपका इंडिया में सबसे ज्यादा बनाता है। और कॉर्न से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनती है, तो वो है आपका मिथेनॉल। और मिथेनॉल एक टाइप का क्या होता है, बायोफ्यूल होता है। और ये आपको याद करके जाना है कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिससे हमें बायोफ्यूल मिलता है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो कि एसोसिएटेड होती है मिथेनॉल इकोनॉमी से। क्या इस बात को आप समझ पाए? पक्की बात। धीरे धीरे जब समय बीतेगा आगे तो ये जो पेट्रोल है, ये जो डीजल है, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे। धीरे धीरे आगे जाके नई चीजें आ जाएंगी। आप कहेंगे मिथेनॉल से जो है गाड़ियां चलने लगेगी, पानी से हो सकता है गाड़ी चलने लगे, हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो चलने लगे, हाइड्रोजन फ्यूल का काम चल रहा है। ये सब तो कुछ समय का बचा, कुछ समय है बस, उसके बाद आपको ये सब नहीं दिखेगा। आप देखिए एक जमाना था आज से 10 साल पहले जब इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर किसी को विश्वास नहीं था, मुझे खुद ही नहीं था। जब हम लोग हुआ करते थे 8वीं 10वीं में, तो ऐसा लगता था ये मतलब क्या ही पहुंचेगी कहीं पे, मतलब ऐसा लगता चलो टाइम पास के लिए रखनी रख लो, खरीद पैसा देके नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस हो गया कि आप नोटिस करेंगे कि जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेट्रो के बाहर आपको ऐसी बहुत सारी आपको वो दिखेंगी, ट्राइक्स, जिसे बैटरी बोलते हैं, ई रिक्शा बोलते हैं, बहुत सारे अलग मिनी मेट्रो बोलते हैं। यानी अल्टीमेटली ये जो इंडस्ट्री है, टोटो बोलते हैं, यूलू बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। यानी आप नोटिस करो एक फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्या ये इंडस्ट्री एज अ होल सक्सेसफुल हो गई है आपके हिसाब से? बिल्कुल हो गई है, क्योंकि देश में लाखों घूम रही है और रिलायबल है, बिकॉज लोग इस पे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाते हैं और टिकती है बढ़िया से। यानी ये धीरे धीरे अब कामयाब होती जा रही है। और अब इलेक्ट्रिक का जमाना आ रहा है, आगे जाके हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, मिथेनॉल पे काम चल रहा है। ये सब रिप्लेस हो जाएगा कुछ समय के बाद, और फिर उस समय हमें टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी पेट्रोल महंगा हुआ सस्ता हुआ, इट डज नॉट मैटर सर। अपनी गाड़ी नहीं है पेट्रोल वाली, अपने को क्या, तो बस उम्मीद है उस समय जो भी फ्यूल हो वो सस्ता हो, बस जिससे कि सभी जो है उसे एक्सेस कर पाए। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आपसे कॉफी की। कॉफी आप सबको पता है, ये क्या ये इंडियन क्रॉप है? आंसर इज नो। ये आई है यमन से। यमन से आई है, इस बात को ध्यान रखिए। और स्पेसिफिकली कुछ ही जगह पे आपकी उगाई जाती है। ये कहाँ पे? कर्नाटक। ब्राजील की कॉफी बहुत फेमस है। ब्राजील की जो कॉफी है बहुत फेमस है, जिसे आप फेजेंडा के नाम से जानते हैं। बट जो ओरिजिनली इसका जो ओरिजिन है मेनली वो यमन है। मतलब ब्राजील की वर्ल्ड फेमस है डेफिनेटली, बट यमन से आप कहेंगे इसका जो है आपकी आई है। कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, और आपका हो गया तमिलनाडु। मात्र इस इलाके में जो है कॉफी उगाई जाती है। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, कॉफी को रिवर्स ऑर्डर में लेके जाया जाता है पौधे तक, बहुत सारे काम अलग अलग एड्स में दिखाया जाता है आपको। अब प्रोडक्शन के केस में वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में आपको कॉफी देखने को मिलती है, लेकिन ओरिजिन जो है इसका वो तो हुआ है यमन में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया के अंदर कर्नाटक के अंदर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है कॉफी का उत्पादन। मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पा रहे हैं। और जो ब्राजीलियन कॉफी है इसे फेजेंडा बोलते हैं। फेजेंडा एक कॉफी का वैरायटी है, वर्ल्ड फेमस है, जो कि बेसिकली ब्राजील से एसोसिएटेड है। फेजेंडा जेड भी दिख सकता है, ई भी दिख सकता है, जेड भी दिख सकता है, जे भी दिख सकता है आपको। बिल्कुल बहुत सारी है, मैं बस आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पर। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात को समझ पाए? जो इंडिया में फेमस है दो वैरायटी याद रखेंगे, वो एक है रोबस्टा और एक है आपका अरेबिका। ये दो टाइप की है जो कि इंडिया में फेमस है। अब आप कहेंगे ये फेजेंडा इज अ टाइप ऑफ आप कहेंगे कॉफी फार्म्स। जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें जनरली आपका फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। अब अच्छा पूछा गया था सीडीएस में, बढ़िया है। अब आप कहेंगे सर वो सब क्या है फिर? नेस्कैफे, ब्रू, ब्रू से होती है खुशियां शुरू, ये सब क्या? ये कंपनीज है, ये ब्रांड्स है। कॉफी कॉफी में तो बहुत वैरायटी आती है, मुक्का, लात, भूसा,
ये सब नहीं, वो मौका है, वो लाते हैं। यानी ये बेसिकली कॉफी वही होगी, कॉफी का सीड वही होगा, सिर्फ बनाने का तरीका अलग होगा। जैसे कैपुचिनो है, लाते हैं, मौका है, मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज होती है कॉफी के। मैं यहाँ पर आपके साथ कॉफी विद करण नहीं खेलने वाला हूँ, ये आप जाके अपना सीसीडी वाले से अपना पूछ सकते हैं, फ्री में आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा वहाँ पे। अलग अलग वैरायटीज होती है, किसी में मिल्क डाला जाता है, किसी के अंदर मिल्क नहीं डाला जाता है, कोई शुगर के साथ होती है, कोई बिना शुगर के होती है। बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है कॉफी की। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो वैरायटी है, ये इंडियन इंडियन वैरायटी दो है जनरली, रोबस्टा और अरेबिका, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। एक और चीज होती है, वो आपकी होती है मिलेट्स। ये मिलेट्स कोई एक अकेली फसल नहीं है, ये मिलेट्स कोई अकेली एक फसल नहीं है, ये आप कहेंगे मल्टीपल फसलें जो हैं आपकी कंबाइन होकर मिलेट्स कहलाती है। अ क्रॉप दैट कंटेन्स ऑयल, जिस भी फसल से आपको तेल मिल जाए वो मिलेट कहलाएगी, आमतौर पे हम उसे मिलेट कह सकते हैं। जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आती है, बहुत सारी अलग अलग हो सकती है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो मिलेट होती है इसका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। क्या ये बात आप समझ पाए? बिल्कुल कह सकते हैं आयान। अब ये आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? अलग अलग चीजें आपको अलग अलग जगह देखने को मिलती है। जो ज्वार है मेनली आपको महाराष्ट्र वाले इलाके में, कर्नाटक वाले इलाके में और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में देखने को मिलती है। जो बाजरा है ये राजस्थान में उगाया जाता है, यूपी हो गया, यूपी में काफी इलाकों में, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जगह उगाया जाता है। और ये आपका साउथ में तमिलनाडु हो गया, ऊपर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके पड़ोस में उत्तराखंड, फिर झारखंड हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया। ये सब इलाकों में सब उगाया जाता है। ऑब्वियस सी बात नहीं है कि हम सारे याद नहीं कर पाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब तक पता लग गया होगा, बाकी आपका मुझे नहीं पता। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले वाले को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे, बाकी सारे याद करें तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? मिलेट एक ऐसी क्रॉप होगी जो कि तेल होगा, जिसके अंदर इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा अच्छा होगा। आगे चलते हैं, अगले नंबर पे हम बात करते हैं आपके साथ कॉटन की। कॉटन जो है गर्मियों में इस्तेमाल करा जाता है कपड़ों में, या सर्दियों में इस्तेमाल करा जाता है? अरे अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड। एक छोटा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, ह्यूमन एरर है, मैं करेक्ट कराता हूँ। ऑयल की जगह पे आप यहाँ नोट करेंगे सीड, मैंने शायद बोल दिया होगा ऑयल, प्लीज इसे आप करेक्ट करें, आगे बाद में पढ़ेंगे। अ क्रॉप दैट कंटेन्स सीड, जो बीज जिसके पास होता है, ठीक है। मिलेट इज अ क्रॉप दैट कंटेन्स सीड। क्या आप बात को समझे? मैं आपको दोबारा एक बार पूरा बताता हूँ। जिसके अंदर भी छोटे छोटे बीज होंगे, दानेदार जो फसलें होंगी, वो आपकी मिलेट कहलाएगी। ये ह्यूमन एरर, मैं इसे हाथों हाथ करेक्ट कर देता हूँ, आगे बाद में चलेंगे। जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये जितने भी मिलेट्स के टाइप है। ये एस के आपका सिक्किम है, जी जे एच आपका झारखंड है, झारखंड में लिख देता हूँ। और किसी में कंफ्यूजन तो आप मुझे बता सकते हैं, हरियाणा, यूपी, बाकी सब सही लिखे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ सवाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, अ क्रॉप दैट कंटेन्स सीड इज नोन एज क्या? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल करेक्ट करा दिया, इसलिए सही करा, आपने लिख दिया मिलेट्स। द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज क्या? थोड़ा सा सवाल आपसे पूछ लूंगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, एच आर इज इक्वल टू हरियाणा, राइस। द टू स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, दो कौन सी? अभी एक ही घंटा हुआ दोस्तों, आज का सेशन काफी हेवी रहेगा। राइस एंड व्हीट। इसके बाद मेरा सवाल आपसे रहेगा, कौन सा ऐसा इलाका है जिसमें मेनली जूट उगाया जाता है? जूट मेनली कहाँ पर उगाया जाता है? याद रखेंगे जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है। ये पश्चिम बंगाल में जूट जो है उगाया जाता है, याद रखेंगे जूट पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में जब मैं दिसंबर में खेतों में घूमने गया तो वहां एक फसल लगी हुई थी, वो फसल कौन सी होगी? रबी की, खरीफ की, जायद की, या फिर और कुछ हो सकता है? रबी की फसल होगी, बिल्कुल सही। वो कौन सी फसल हो सकती है? चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, या क्या हो सकता है? गेहूं हो सकता है, बिल्कुल। गर्मियों में कौन सी फसल उगाई जाती है इनमें से? चावल, गेहूं, दोनों, कोई नहीं? नन भी कह सकते हो, क्योंकि गर्मी बोला है। आप अगर मान लेते हैं मैं आपसे जून जुलाई के बाद की बात करता हूँ, तो उस केस में आपका जो है इसमें चावल आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है अच्छे से फ्रेम करा जाएगा। कोकुम्बर इज अ काइंड ऑफ क्या? स्टेपल का मतलब जिसे हम पेट भरने के लिए खाते हैं ऋषभ, जैसे कि दालें जो है उससे भली प्रोटीन मिलता है, लेकिन पेट भरा जाता है अनाज से। अनाज जो हो गया आपका मेनली आपका चावल हो गया, बाजरा हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, जिसमें चावल और गेहूं जो है ये सबसे आगे है। कुकुम्बर जो हो गया आपका, कुकुम्बर आपका हो गया जायद क्रॉप, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला अगला पढ़ते हैं भाई, अगला सवाल तो क्या ही देखेंगे। आगे चलते हैं, कॉटन की हम बात कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अ क्रॉप दैट कंटेन्स सीड इज नोन एज अ मिलेट, ठीक है। कॉटन की थोड़ी सी हम बात करते हैं। कॉटन जो होता है, याद रखेंगे, ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है।
और इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस्तेमाल करा था कपड़ा बनाने में, शायद आपको पता होगा कॉटन के कपड़े बहुत फेमस हैं, और कॉटन के कपड़े खराब भी बहुत जल्दी होते हैं, यानी वुलन क्लोथ जो है इनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, बट कॉटन के कपड़े जो होते हैं कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, और जनरली जो है ये लेडीज को ज्यादा दिक्कत आती है, जेंट्स वेंट्स इतना नहीं सोचते हैं, जो लेडीज होती है उन्हें ज्यादा दिक्कत आती है, अरे फेड हो गया, आदमी कहता है अरे क्या फेड हो गया, ये तो पैटर्न के अंदर पैटर्न छुपा है। क्योंकि खर्चा होता है ना, इस वजह से। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल से एसोसिएटेड है, व्हाइट गोल्ड है, इंडिया से एसोसिएटेड है, याद रखेंगे, और क्लोथ्स जो है कपड़े इससे बनाए जाते हैं। व्हाइट गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कीमती है, रजत तो गोल्ड हो गया, व्हाइट क्योंकि सफेद रंग का दिखता है। ये कपास की बात आपसे करी जा रही है यहाँ पर। और दुनिया में जो है क्या कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में चाइना सबसे आगे है और इंडिया जो है दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पर मुझे देशद्रोही मत कह देना कि अरे सर ये क्या कह दिया, अरे इतना तुम्हें नंबर 1 पे लाना तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कपास उगाओ जाके, नंबर 1 पे ऐसे थोड़ी आएगा क्लास में बात करने, जाओ रोज एक कॉटन उगाओ जाके। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, याद रखेंगे। और ये इंडिया के अंदर मेनली जो महाराष्ट्र वाला इलाका है और गुजरात वाला इलाका है, इस इलाके में आपको जो है कॉटन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो है बहुत हद तक कॉटन पे भी डिपेंडेंट है, तो इसी वजह से व्हाइट गोल्ड आप इसे बोलते हैं। जनरली जो मराठीज हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के अंदर इसे व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। धीरे धीरे अब इसे इंडिया में भी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। एक और है जिसका नाम है जूट। जूट जो है इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर की होती है और फाइबर है, यानी लंबी लंबी ऐसे धागों के रूप में होती है। और ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में उगाया जाता है। इंडिया के बाद आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आता है चाइना। यहाँ आपको कुछ अच्छा महसूस हो सकता है, यानी मेनली इंडिया सबसे आगे है, याद रखेंगे, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना है। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजें बनाने में कराया था। इंडिया के अंदर आप कहेंगे वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, उसके बाद बिहार वाला इलाका है, उसके बाद असम वाला इलाका है। जूट अलग चीज होती है, कॉटन अलग चीज होती है। कॉटन होता है कपास, जूट एक अलग चीज होती है। जूट को शुद्ध हिंदी में कुछ और बोलते हैं, जूट ही बोला जाता है आपके इलाके में, कोई बता सकता है? जूट ही बोलते हैं, हाँ जनरली जूट ही से बोला जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जूट के बैग्स होते हैं, हल्का आपने देखा होगा, आपका वुडन कलर आप कह सकते हैं, हल्का गोल्डन कलर के बैग्स होते हैं, जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। जब प्लास्टिक जो बैग हो जाता है तो कुछ समय के लिए आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। जितनी बोरियां होती है, बोरियां आप आई होप समझते होंगे, जिसके अंदर सामान भरा जाता है, वो इससे ही बनती है। बहुत सारे कारपेट्स होते हैं जो कि इससे ही बनते हैं। जूट के बैग्स होते हैं, ये खरीदने चाहिए वैसे आपको। जो मैट्स होते हैं वो भी इससे ही बने होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे बनी होती है। रोप्स भी इससे बनी होती है, बहुत बढ़िया रोप्स इससे बनी होती है, और सुतली जो है वो भी चलिए इससे बनी होती है, सही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इससे बनी होती है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर से एसोसिएटेड, गोल्डन फाइबर उसे कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा आपका उगता है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उसके अलावा कारपेट्स, बैग्स, मैट्स और रोप्स। रोप्स का मतलब यहाँ पे रस्सी हो गया। कुछ रस्सियां ऐसी होती हैं गुप्ता, जो कि आपकी ग्रीन कलर, ब्लू कलर की होती है, वो तो प्लास्टिक की होती है, पॉलीमर वाली रस्सी होती है। कुछ आपने देखा होगा कि मोटी रस्सी होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। आपने सुना होगा रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, वो जो डायलॉग बाजी होती है वो मेनली जूट वाली जो रस्सी होती है उसी के लिए कहा जाता है। और वो आपकी एक ऐसी रस्सी है जो मान लेते हैं आप एनवायरमेंट को वापसी भी दे देंगे, कुदरत को, तो उससे पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। मेनली जो सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए प्लास्टिक का, ऐसा मुझे लगता है कि प्लास्टिक मेन जो कैरी बैग्स है दे आर अ प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट कैरी बैग से बड़ा प्रॉब्लम जो रैपर्स है ना वो है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो भाई एक्चुअली ये सरकार का काम है, तो मैं इसमें ज्यादा क्या कहूँ। जो रैपर्स होते हैं मैगी से लेकर चिप्स तक, वो जो है वो मेरे हिसाब से जो है ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और जो पैकेट्स होते हैं चीजों के, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पन्नियां वगैरह होती है, तो इस पे हो सकता है कुछ आप लोग बनाने आगे जाके, भाई हमारा तो बुढ़ापा आ गया, हो सकता है आप इसका कुछ बना दें, और कुछ इसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट के अंदर आ जाए। इसका एक सोल्यूशन ये होता है शैलेंद्र कि हम बड़े सामान को खरीदें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैगी के छोटे पैकेट लाने की जगह मैं एक बड़ा पैकेट ले मैगी का, 8 वाला, 10 वाला, 10 वाला तो शायद नहीं आता, 8 वाला ले आए आप जाके, जिससे कि आपको जो ये बार-बार ये पॉलीथीन है, कुछ आप अपने पार्ट में जो है कम कर सकते हैं। 12 वाला आता है, जितना भी आता है, सबसे बड़ा साइज़ ले, वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। बस बाकी तो जो है गवर्नमेंट का ही यहाँ पर रोल रहेगा। आगे चलते हैं जी। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। चलो, अगले नंबर पे आता है आपका, हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका रबड़ के बारे में, नहीं सिल्क पढ़ा देते, तीनों एक साथ कवर कर लेते हैं। चलो ध्यान से समझे।
मिल्क के पैकेट्स भी आप बड़े खरीद सकते हैं, आधा लीटर वाला आता है, 2 लीटर वाला भी आता है, 2 लीटर वाला खरीदे, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का कंजम्पशन इतना होता है फैमिलीज का कि 2 लीटर 3 लीटर ऐसे चलता है, तो बड़े पैकेट्स खरीदे, वो सस्ता भी पड़ता है एंड सेकेंडली इस्तेमाल भी आपका कम होता है उसमें। सिल्क जो आपका होता है, याद रखेंगे, ये कौन सी फसल है? ये कोई फसल नहीं है, ये जो है आपका सिल्क वर्म से बनता है। आपने सुना होगा, गाने वाने भी होते हैं सिल्क के, एड भी आती है चॉकलेट की, और रेशम इसे बोला जाता है। और ये जो होता है, एक पत्ते होते हैं जिसे आप बोलते हैं मलबरी, ये इसे खाते हैं और क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं। कोकून्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी के चारों तरफ आप कहेंगे कुछ एक कवरिंग बना लेते हैं, और जो कवरिंग होती है आपकी, वही कोकून का रूप लेती है। और स्पेसिफिकली ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं, इन्हें पाला जाता है, इनका ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद इनकी जो रियरिंग होती है, रियरिंग ऑफ सिल्क, ये इसे कहा जाता है सेरी कल्चर। पेपर का सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में होता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और आपका इन इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यानी ऐसा होता है कि मुझे पता है कि ये मलबरी लीव्स, अगर मैं मलबरी के अपने पास पेड़ लगाता हूँ, तो इसके पास सिल्क वर्म्स रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ये खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या, ये और क्या का आंसर है कि ये सिल्क देंगे। तो इन्हें प्रोफेशनली मैं अपना फार्म एक लगा दूंगा, जिसमें मैं यही वाले जो आपके पेड़ हैं बहुत सारे उगाता रहूंगा, और उसके बाद मुझे उसके ऊपर सिल्क देखने को मिलेगा। उस सिल्क का इस्तेमाल करके मैं कपड़ा बना लूंगा। सर उससे कपड़ा कैसे बनेगा? दोस्त जाएं किसी सिल्क की फैक्ट्री में, उससे बात करें, उसके बाद जॉब करें, या इसको लेके पढ़ाई करें, अपना कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करें। ये पेपर एसएससी, ये जो सवाल एसएससी नहीं पूछता, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। या यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे तो सब मिलता है, यूट्यूब की तो खैर अलग ही बात है, यूट्यूब पे तो सब मिलता है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। सिल्क, सिल्कवर्म, मलबरी लीव्स, कोकून, रियरिंग ऑफ सिल्क, सेरिकल्चर, चाइना, कर्नाटक, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। कोकून हो गया उसके बाहर वाली लेयर। मान लेते हैं कि एक सिल्कवर्म मैं आपके सामने बना देता हूँ, मान लेते हैं ये मैंने सिल्कवर्म बना दिया आपके लिए। अब आपको लग रहा है मैं बैठ के सिल्कवर्म बनाऊंगा, देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, धीरे 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 इनके चारों तरफ एक लेयर बनती जाएगी, और ये सिलिकॉन इसके अंदर से बाहर आते जाएंगे। और क्या मैं कह सकता हूँ, कुछ समय के बाद एक मुझे खाली सा ऐसा हॉलो सा पाइप जैसा दिखेगा, इसे कोकून बोलता हूँ, और इसका इस्तेमाल आगे जाके सिल्क बनाने में करा जाता है। भाई गुड वन अक्षय, भाई बिल्कुल, बिल्कुल सही दीपक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो अब बात कर लेते हैं रबड़ की। ये रबड़ जो है ना, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना, इक्वेटोरियल क्रॉप। आप ऐसे ही अच्छे से सेशन लगाते रहो, और चाहे थोड़ा सा मैं जल्दी फ्री कर दूंगा, क्योंकि सेशन बहुत हैवी, आई कैन अंडरस्टैंड। जब मुझे लगेगा आपका सैचुरेशन आ गया, तो मैं खुद ही आपको छोटा सा हल्का सा तोहफा दे दूंगा, थोड़ा सा जल्दी फ्री करके। और अभी के लिए लेकिन आप आराम से इस वाले पोर्शन को हम पूरा करेंगे। कोकून होता है मनोज, जो सिल्क को अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है, और उस कोकून का इस्तेमाल करके हम आगे जाके जो है सिल्क बनाते हैं। इक्वेटोरियल क्रॉप की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये एक रबड़ जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो है इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब ये हो गया कि जो हमारा इक्वेटर है ना, इसके चारों तरफ, इस पूरी की पूरी बेल्ट के अंदर ये बहुत अच्छे से उग सकता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी जो पूरा इक्वेटर की बेल्ट है, उस वहां पर आपको पूरे में ही जो है ये देखने को मिलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। कोकून की कोई शुद्ध हिंदी यहाँ पर लिखेगा तो अच्छा रहेगा, काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपको शुद्ध हिंदी सटीक पता तो ही आप लिखिए, वरना मत लिखिए। यानी इस इलाके के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है रबड़, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है मिल्क के रूप के अंदर, मिल्क के रूप के, यानी प्लांट्स के अंदर से मिल्क जैसा निकलता है, लेटेक्स जिसे आप बोलते हैं, याद रखेंगे। और वही आगे जाके रबड़ का रूप लेता है। ये जो होता है रबड़, नेचुरल रबड़ जो होता है, नेचुरल रबड़, ये वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे हार्ड करने के लिए, इसे हार्ड बनाने के लिए, या फिर बहुत हार्ड बनाने के लिए इसमें सल्फर डाला जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में, चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। केमिस्ट्री में था, चलिए बहुत बढ़िया, याद है आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ तक आप सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं? कंफर्मेशन देंगे बेटा। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। अपने देश में इक्वेटर के पास के साउथ वाला इलाका नहीं होगा, सोच के देखो।
और ये वहां पर उगेगा जहां पर बारिश होगी बहुत ही बढ़िया, बारिश एकदम बेहतरीन चाहिए होगी, यानी साउथ वाला इलाका आपका होगा। अपने देश में अगर प्रोडक्शन की बात करता हूं तो ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, केरला, शाबाश, और तमिलनाडु। यही इलाके हैं जहां पर आपको भारी मात्रा में रबड़ का उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और इलाका है, वो है आपका गारो की पहाड़ियां, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, और कुछ हद तक आपका अंडमान और निकोबार, अंडमान प्लस निकोबार। गारो की पहाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। लक्षद्वीप का भी कुछ हिस्सा आप यहाँ पर कह सकते हैं, अभी रिपीट करते हैं, लक्षद्वीप वाला भी कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं। यानी रबड़ की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रबड़ ऐसी जगह पे उगाया जाएगा जहां पर मॉइस्चर अच्छा खासा हो, जहां पर बारिश अच्छी खासी हो। अगर आपसे बारिश की बात करता हूँ तो रेनफॉल यहाँ पर होनी चाहिए, रेनफॉल शुड बी ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। आपकी एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। इक्वेटोरियल क्रॉप है और प्लांट्स में मिल्क के रूप में पाया जाता है। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है तो वल्कनाइजेशन करके उसे हार्ड बनाया जाता है। और अगर मैं आपसे प्रोडक्शन इंडिया की बात करूँ, केरल सबसे आगे है, और अगर मैं वर्ल्ड की आपसे बात करता हूँ तो वर्ल्ड में जो है सबसे आगे है थाईलैंड। रबड़ का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में करा था। देखिए आजकल तो रबड़ के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट बन चुके हैं, लेकिन जो नेचुरल रबड़ होता है उसका इस्तेमाल आप बहुत सारी अलग अलग आइटम्स बनाने में, जैसे कि चप्पल से लेकर टायर तक बहुत सारी चीजें हैं जिस जो कि रबड़ से बनती हैं। एंड बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, नेचुरल रबड़ इतना ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल पॉलीमराइजेशन कर करा के हम कुछ ब्यूना एस, ब्यूना एन, आइसो, मतलब काफी सारी चीजें हमने अपने पास से भी जो है बना दी है। बाकी इसके बारे में हम एक बार केमिस्ट्री में बात करेंगे, ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन क्या है, ये सब हम वहां पे बात करेंगे। एक बार आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं। नहीं, वो जो ये नेचुरल रबड़ है और जो ज़ाइन वो है वो पॉलीमर्स है, यानी वो आर्टिफिशियल रबड़ के एग्जांपल्स हैं। बचपन में कीट पतंगे पकड़ पकड़ने के लिए ट्री पर लगा यूज करते थे, वो क्या है? ये भैया मुझे नहीं पता दोस्त, ये नहीं पता मुझे क्या है ये बचपन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप सबसे पहले मैं आपको इसी बात पर मन कर देता हूँ। सॉफ्ट हार्ड का मतलब यहाँ पर ये है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, टू make it hard sulfur is added, vulcanization of rubber। लेकिन क्या बहुत सारी सल्फर ऐड करने से भी अपना काम बढ़िया बन जाएगा? मैंने आपके साथ डिस्कशन करा होगा, आंसर इज नो। अगर बहुत ज्यादा सल्फर में डाल दूंगा तो उससे चप्पल बहुत हार्ड हो जाएगी। आपने बाकी आपका तो हमें नहीं पता, एक टाइप के जूते आते हैं वो आप कितने भी मोड़ लोगे तो काम चल जाएगा। यानी मान लेते हैं कैसे जूते मैं आपके सामने बना देता हूँ इस टाइप से कुछ, अगर आपने उसे पूरा भी ऊपर की तरफ मोड़ दिया चल जाएगा। लेकिन एक जूते वो आते हैं जो शादी से ठीक पहले लिए जाते हैं, जैसे आज शाम को शादी है, मार्केट गए 250 रुपए वाले जूते ले आए। अब वो ऐसे जूते होते हैं कि अगर आप उसे पहन के चल रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपके लेसेस खुल गए तो दोस्त एक नहीं दो जूते घर लाओगे। और अगर पानी में उसके बाद आप पैर रखोगे, मान लेते हैं जून जुलाई में आप दावत में गए थे, तो आपको महसूस होगा कि ये जूता है यहाँ से क्रैक हो गया। इसके कई सारे रीजन होते हैं। अगर ये जो आपका शू है ये एक आप कहेंगे लो क्वालिटी रबड़ से बना तो भी ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर वल्कनाइजेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया हो, यानी जो सल्फर है कुछ ज्यादा डाल दिया गया हो तो वो हार्ड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। होता है ना भैया, ऐसे यहाँ से जूते जो है खराब हो जाते हैं। देखो मैं वही बातें क्लास में करता हूँ जो आप एक्चुअल में रिलेट कर पाओ। मेरा काम ये है कि आप एक्चुअल में जो चीज मतलब जिंदगी में जो आपने जिया है मैं आपको वो बता पाऊँ जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप अच्छे सारी बात जो है समझ गए हैं। जूता तो पूरा करेंगे यार, किसी के काम आया है। चलो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ रबड़ आप अच्छे समझ चुके हैं, सिल्क आप अच्छे समझ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। रियल लाइफ में यार देखो, रियल लाइफ में तो मतलब है ही है, मतलब बस यही कहेंगे ओवरऑल ऐसे है, बस क्या कह सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोरिंग हो जाओगे। इनफैक्ट ज्ञान होने का मतलब ये है कि आप उसे प्रेजेंट करो इस तरीके कि सामने वाला भी उसे सीख जाए। बस यही कोशिश है हमारी। अगले नंबर पे आता है आपका शुगर केन, बोले तो गन्ना। चलिए बहुत बड़े, थैंक यू सो मच भाई राहुल। शुगर केन की हम थोड़ी सी आपके साथ बात करते हैं।
शुगर केन जो है इसे गन्ना बोलते हैं, आप सबको पता होगा। अब ये जो गन्ना होता है ये किस काम आता है? ये आता है आपका चीनी बनाने में। चीनी किस काम आती है? चीनी आती है हमारा जीवन जो है तबाह करने के काम में। कैसे? चीनी हमारी बॉडी के अंदर जाती है और चीनी हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वापसी नहीं आती। नो दोस्त नो, ये जो बॉडी है चीनी का ब्लैक होल है, चली गई तो चली गई बस। सब जाएगा, उम्र जाएगी, अटेम्प्ट जाएंगे, मौसम जाएंगे, गर्मी जाएगी, सर्दी जाएगी, दिन जाएंगे, रात जाएंगे, रिश्ते जाएंगे, दोस्त जाएंगे, नाते जाएंगे, ये मोटापा नहीं जाएगा दोस्त। तो कोशिश करें इसे आने ही ना दे, क्योंकि ये आ गया तो फिर जाएगा नहीं। शुगर केन जो आपका है इसका मेनली इस्तेमाल जो है करा जाता है शुगर बनाने में, चीनी बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और रास्ते में यानी शुगर केन से शुगर जाने से पहले ये क्या होता है, जैगरी बोले तो गुड़ बनाता है, शायद आपको पता होगा। यानी गुड़ भी इससे ही बनता है, चीनी भी इससे ही बनती है, ठीक है। यानी शुगर केन से जैगरी, जैगरी से आप कहेंगे आपका जो है शुगर बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमालों में लिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे इसकी प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीनी है वो ब्राजील में उगती है, और इंडिया में सबसे ज्यादा चीनी जो है वो यूपी में उगती है। इंडिया के अंदर जो चीनी है वो सबसे ज्यादा यूपी में, यूपी के अलावा महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। गुड़ अच्छे आइटम है, हेल्थ वाइज पुरानी से डिफरेंट गुड्स में रखा गया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुड़ एक अच्छी चीज है, बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होती है। शुगर केन से चीनी नहीं, मैं आपको दोबारा रुको 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 रुको, क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया क्या? अरे अरे रुको रुको, कंफ्यूजन हो गया कुछ। सब चीजें दोबारा बताते हैं। रुको, शुगर केन एक बहुत बढ़िया चीज है, गन्ना बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, मैं चीनी बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ। शुगर केन जो है ये आपका गन्ने के नाम से जाना जाता है, इसे ईख के नाम से भी जानते हैं आप कुछ इलाकों में। इससे गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है। चीनी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन जस्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उससे ऊपर आप जाएंगे, चाहे आप चीनी खाएं चाहे आप नमक खाएं, दोनों चीजें अगर एक लिमिट से ज्यादा बॉडी के अंदर जाती हैं बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो कोशिश करें शुगर और सॉल्ट दोनों का इंटेक लिमिट में रखें, बिकॉज यही आगे जाके बीपी की जो प्रॉब्लम है वो बनाता है। सेकेंड, इसका फायदा क्या है, शुगर केन से ही बनता है आपका एल्कोहल। यानी जो बचता है चीनी या गुड़ निकालने के बाद, उससे ही आपका आगे जाके अल्कोहल अलग अलग तरीके का बनता है। इसलिए आपको पता होगा एंड में जाने जाने अभी आप अगर मान लेते 2-3 महीने पहले की बात करेंगे तो बहुत सारी सैनिटाइजर की कंपनियां वही थी जो चीनी भी बनाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई थी जो कि चीनी भी बनाती है, वो थोड़ा सा लेट हो गई बस इस दिमाग को लगाने में कि अगर शुरू में आ जाती तो बहुत बुरे तरीके एक्सप्लॉइट कर लेते, बिकॉज उन्हीं के पास से जो ये बचा कुचा इनका इथेनॉल था, एल्कोहल था, वही इस्तेमाल करके सैनिटाइजर्स जो है बनाए जा रहे थे, और अल्टीमेटली इन्होंने ही अपना ही सैनिटाइजर जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। प्रोडक्शन के केस में शुगर केन यानी गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ब्राजील में है। इंडिया के केस में गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है आपका यूपी में है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बनता है शुगर केन से। आपको ये बात समझनी होगी कि चीनी बुरी नहीं है, गन्ना बुरा नहीं है, इनका ओवर कंजम्पशन जो है बुरा है। ओवर कंजम्पशन जो है वो बुरा है। यानी इन्हें खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना हम लोग का काम करने का तरीका है, हम लोग अगर आप नोटिस करोगे तो शायद ही कोई होगा जो 5 किलोमीटर रोज चल लेता होगा। 5 किलोमीटर कौन ही चलता होगा? 1 किलोमीटर हो जाए वही बहुत है, 2 हो जाए वही बहुत है, 5 हो जाए। लेकिन जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम जो है अपनी बॉडी से आउटपुट नहीं ले पाते, और लंबे समय में वो आगे जाके आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ चुके हैं। शुगर केन से जुड़ी मैंने आपको कुछ बात बताई है, और चीनी जो है गन्ने से ही बनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर जो है इसका 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है। 21 से लेकर 27 तक जो दिखेगा आप टिक कर सकते हैं। शुगर केन के उगने का जो टेम्परेचर है वो आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है, आप जितना भी चलते हैं लाजवाब है, बेहतरीन है, और जितना ज्यादा आप चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, शुगर केन जूस जो आपका होता है, शुगर केन जूस, इसे पीने का ये लॉजिक होता है कि इसके अंदर आपको मिलती है, आपको पता होगा, एनर्जी होती है, कार्ब्स होते हैं बहुत ज्यादा, और वो इसीलिए पिया जाता है शुगर केन जूस। जैसे आपने सुना होगा सबसे जो सस्ता जूस होता था हमारे जमाने में वो शुगर केन का ही होता था। आज भी आप देखोगे 10 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास मिल जाता है। उधर आप अनार का जूस देखोगे तो वो आपको मिलेगा 80 रुपए, 100 रुपए। तो जो जनरली स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो शुगर केन जूस पीते हैं, बिकॉज सस्ता होता है, बढ़िया होता है, मीठा होता है, और इससे सबसे बढ़िया फायदा होता है, इससे एनर्जी मिलती है आपको। तो इसीलिए शुगर केन का जूस भी हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है। आज भी अगर आप जाओगे 10 रुपए का, 5 रुपए का ग्लास आपको जो है मिल जाएगा। और इसके अंदर ये भी नहीं है कि कुछ भी लो क्वालिटी हो। जैसे अनार के केस में तो आपको पता ही है कि अनार के केस में हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ कलर मिला दे, रेड कलर देने के लिए, लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता कलर ही जो है गंदे से महंगा हो, तो मतलब कम ही चांसेस बनते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम मिला देगा तो पानी मिला देगा, इससे ज्यादा तो क्या ही मिला देगा। पानी भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पानी ही तो है, मिला दे तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बात समझ चुके हैं। बहुत सारे डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, और ये ध्यान रखेंगे ये पूरे साल उगाया जाता है, यानी ये 1 ईयर क्रॉप है, 1 ईयर क्रॉप है।
ये शुगर केन इज अ 1 ईयर क्रॉप, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट आपने शायद सुना भी होगा कि जो गन्ना होता है वो एक ही जड़ से, अगर आप गन्ने को थोड़ा सा छोड़ देते हो, मान लेते हैं आपने उसकी जड़ छोड़ दी है, तो उसी में से दोबारा भी निकल आता है। शायद आपने सुनी है ये बात। यानी अगर मैं उसे बिल्कुल उसकी जड़ नहीं हटाता तो वही गन्ना उसमें से एक बार दोबारा भी जो है उगाता है। काश ऐसा पैसों के साथ होता है ना, कि मान लेते हैं आपके पास पैसे हैं 10,000 रुपए, आप उसमें 1,000 छोड़ दें और वापसी आएंगे तो 10,000 हो जाएंगे फिर से। ऐसा नहीं होता दोस्त, क्या कर सकते हैं। 2 से 3 बार तक दोबारा उग जाता है। चलो, रियल में उगाया भी बहुत ही बढ़िया बात है।